हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे, देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक आरटीई एक्ट 2009। इसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में कहेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, यहाँ से सी टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, बहुत कम थ्योरी, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं, बहुत कम है, इसको अच्छे से पढ़ लें, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हम बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना। तो आज हम इसमें थ्योरी ही देखेंगे, जो भी जितनी भी थ्योरी बनती है इसको सारे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। और मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। हर रोज वीडियो आती है तो आप हर रोज देखिएगा, टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, जो आरटी एक्ट क्या है इसको देखना है पहले। तो ये भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क, पहला शब्द क्या है, निशुल्क, और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है ना। निःशुल्क एक तो फ्री होना चाहिए, एक कंपलसरी होना चाहिए। जो दोनों शब्दों को अच्छे से याद रखना है। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है ना। आगे भी बताएंगे 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन अभी कौन सा है, सामान्य बच्चे हैं वो, उसके लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। अच्छा देखो, ये प्रावधान आया है तो कोई ना कोई एक्ट आया होगा, कोई अनुच्छेद होगा। ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं। 2002 में एक संशोधन हुआ संविधान में, तो 86वां संविधान संशोधन से एक अनुच्छेद जुड़ा 21A। उसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त, फ्री और अनिवार्य कंपलसरी शिक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए। ठीक है ना। ये बातें याद रखें। कौन सा 2002 में आया था, कौन सा संविधान संशोधन था, 86 में था। ठीक, अनुच्छेद कौन सा है, 21A है। ये बातें आपको जरूर याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, ये लागू कब से हुआ, तो ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। केवल किसको छोड़कर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ठीक है ना। यहाँ पर धारा 370 थी पहले, 8 नहीं थी। ठीक है ना, तब की बात है ये। तो तब ये केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इसमें क्या क्या है, ये दस्तावेज है तो इसमें क्या क्या है। इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं। ठीक है ना। 7 तो अध्याय है, इसमें 38 धारा है। तो पहले हम अध्याय देख लेते हैं। जो चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर हैं, उनको देखते हैं। पहला चैप्टर, उसमें लिखा है प्रस्तावना। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा है उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है। अध्याय तीसरा है वो केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व लिखे गए। ठीक है ना। चौथा है उसमें स्कूल और शिक्षकों के दायित्व लिखे गए, ये सबसे बड़ा है। ये वाला जो चैप्टर है वो सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 है वो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए, और कब कौन सा चैप्टर किया जाना चाहिए इसके बारे में लिखा गया है। अध्याय 6 है बाल अधिकारों का संरक्षण, बच्चों का संरक्षण कैसे करना, उसके अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है। अध्याय 7 है, उसमें और भी कुछ बातें कही गई हैं, प्रासंगिक बातें कही गई। ठीक है। चलो, ये तो चैप्टर्स हो गए। चैप्टर्स को आप केवल एक नज़र में स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें धाराएं, 38 धाराएं। कितनी धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं। तो 38 धाराएं एक तरफ से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करा दे रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। सीटेट ये नाम नहीं पूछता है कौन सी धारा में लिखा है। ठीक है ना। वो तो केवल कंसेप्ट पूछता है, तो वो मैं आपको करा देता हूँ, देखो ध्यान से। इसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मोस्ट सफिशियंट है। चलिए देखिए, धारा नंबर 12, इसमें ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल हैं और निजी स्कूल, उनमें 25% सीटें हैं वो गरीब विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है ना। ये धारा कौन सी कहती है, धारा नंबर 12 कहती है। यानी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये जो लोग हैं इनके लिए, अगर ये पढ़ने में अच्छे हैं तो प्राइवेट में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ इनको 25% सीटों में भागीदारी मिलेगी। प्रत्येक विद्यालय को 25% सीट क्या करनी चाहिए, रिजर्व रखनी चाहिए इकोनॉमी के वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे बच्चों को अगर पढ़ाना भी है तो ऐसे बच्चों को सफल समावेशन के लिए टीचर को साम्यता मतलब इक्विटी पर, दूसरा नंबर पेडागोजी का यूज करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, पेडागोजी का यूज करना चाहिए पढ़ाने के लिए, सफल समावेशन के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट।
देखो धारा नंबर 13 आ गया, ये कह रहा नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। कोई भी फीस नहीं ली जाएगी बिल्कुल एडमिशन के लिए, और ना ही कोई टेस्ट लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, ऐसा नहीं बच्चा 8 साल का है तो उसका टेस्ट लेके आप एडमिशन करेंगे। समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा करते हो तो पेनल्टी देनी होगी आपको, ये धारा नंबर 13 कहता है। ठीक है, समझ आ गया। धारा नंबर 14, इसमें बालक को किसी भी एज प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है तो विद्यालय एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकता। उसका कुछ और भी प्रावधान, जैसे हॉस्पिटल से कुछ मिल जाए उससे एडमिशन ले ले, या फिर पिताजी से एफिडेविट लिखवा ले कि हमारा बच्चा ये इसकी सन है, डेट ऑफ बर्थ है, और ऐसे करके एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एज प्रूफ की जरूरत नहीं, अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो विद्यालय मना नहीं कर सकता एडमिशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धारा नंबर 15, नो डिनायल ऑफ एडमिशन। एडमिशन के लिए किसी भी परिस्थिति में विद्यालय बच्चे से मना नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में उसको एडमिशन लेना ही होगा, चाहे वो दिसंबर में एडमिशन लेने क्यों ना आए। बच्चे को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वो शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में हो या बीच में हो। ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में उसको एडमिशन देना पड़ेगा। ये धारा नंबर 15 कहता है, यानी आप समझ सकते हैं बच्चे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है ना। चलिए धारा नंबर 16, स्टूडेंट को क्लास में बिल्कुल भी फेल नहीं किया जा सकता और ना ही उसको विद्यालय से निकाला जा सकता। ये धारा नंबर 16 कहता है। धारा नंबर 16 क्या कह रहा है, स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाए, चाहे वो कमजोर हो या फिर तेज हो। ठीक है, चलिए 17 का तो खतरा है भाई। बच्चों को शारीरिक दंड जो फिजिकल पनिशमेंट है वो नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये धारा नंबर 17 कहता है, ये बच्चों का अधिकार है। ठीक है, धारा नंबर 24 पाया, शिक्षक के कर्तव्य दिए गए। इसमें शिक्षक के कर्तव्य किस तरह से ड्यूटी रहे, कितना काम करना, क्या करना, इसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं। बस एक दो धारा और देख लें, है ना, धारा 24 को अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं धारा 27, ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। गैर शैक्षणिक कार्य किसको छोड़कर, दो तीन जगह लगाया जा सकता है, किसको छोड़कर, जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। इसको छोड़कर कहीं भी नहीं ड्यूटी लगाई जा सकती, शैक्षणिक कार्यों में ही लगाया जाएगा। ठीक है, ये धारा नंबर 27 कहता है, इसको भी याद कर लेंगे। इसमें देखो अब लिखा है 24 में जो बात है, आगे देखो, इसके अनुसार प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल है उसमें स्टूडेंट और शिक्षक का रेशियो रहना चाहिए, वो 30:1 रहना चाहिए। यानी अगर 30 स्टूडेंट है तो उसके उनके पर एक टीचर होना जरूरी है। ठीक है ना, अगर हमारा 60 स्टूडेंट हो जाए तो 2 टीचर हो जाएंगे। अगर ये भी बात याद रखनी है, अगर 45 स्टूडेंट है फिर भी 2 टीचर रहेंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, आगे इसी को अगर उच्च प्राथमिक में देखें, जूनियर लेवल में देखा जाए तो 35:1 हो जाता है। 35 स्टूडेंट है तो एक टीचर उसके लिए होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इनके लिए देखो और भी एक और है, एक और बात है, अगर 1 से 8 तक मतलब जूनियर में 1 से 8 तक जो बच्चों की संख्या वो 200 से ज्यादा हो जाए तो वो रेशियो बदल भी सकते हैं, वो रेशियो 40:1 कर सकते हैं। ये लिखा गया है इसमें, RT एक्ट 2009 में लिखा गया कि 1 से 8 तक के बच्चों में अगर 200 से ज्यादा बच्चे हो जाएं तो उस रेशियो को 40:1 कर सकते हैं। ठीक है, यही अगर प्राथमिक में देखा जाए तो प्राइमरी में 150 बच्चे से ज्यादा हो जाएं तो उसमें एक तो प्रिंसिपल होगा, हेडमास्टर कहते हैं उसे, और 5 शिक्षक होंगे। ठीक है ना, 5 शिक्षक होंगे और एक प्रिंसिपल अलग होगा, अगर 150 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो। अगर नहीं है तो फिर अपने 5 टीचर हैं ही हैं। ठीक है, चलिए अब समय पर ध्यान देते, कितना कितना कार्य करना है, इनको कितना काम करना है। तो देखो इनको न्यूनतम सप्ताह में न्यूनतम टाइम देना, कम से कम इतना टाइम तो देना ही देना, वो है 45 घंटे। 7 दिनों में 45 घंटे काम करना है स्कूल में। ठीक है, शैक्षणिक कार्य को संभाल कर, समझ में आया कि नहीं आया, इतना कार्य करना है। ठीक है, अच्छा, और देखो प्राथमिक स्तर पर पूरी वर्ष में देखा जाए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, मैंने बता नहीं पाया, ये प्रश्न यहाँ से लेकर अनुपात से लेकर ये सारे प्रश्न बहुत भर भर के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है ना, बस अच्छे से याद रखना है। देखो जो प्राथमिक स्तर है वहां पर पूरी वर्ष का देखा जाए तो न्यूनतम जो घंटे वो 800 घंटे पढ़ाई होगी, और दिन है वो है 200 दिन होगा। ठीक है ना, 365 में से 200 दिन विद्यालय खुलेगा और 800 घंटे शिक्षक को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर इसी को हम उच्च प्राथमिक विद्यालय में देखें, जूनियर वाले में देखें, तो यही घंटे 1000 हो जाते हैं। 1000 घंटे काम करना पड़ेगा और 220 दिन विद्यालय खोलना पड़ेगा। ठीक है ना, 220 दिन विद्यालय खुलेगा और प्रत्येक टीचर को 1000 घंटे कार्य करना पड़ेगा। किसने? पूरी वर्ष में। पूरी वर्ष की बात हो रही है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये न्यूनतम है बिल्कुल, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे बात समझ नहीं आ गई? आगे आगे देखो, आरटी एक्ट 2009 यही कहता है कि 8 कक्षा 8 तक के बच्चे को किसी भी प्रकार से विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कौन कह रहा है? आरटी एक्ट 2009 कह रहा है। आगे देखिएगा, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार ही प्रत्येक बच्चे को जो 8वीं क्लास तक पढ़ रहा है उसको उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी होनी चाहिए। ठीक है ना, जो उसकी मदर टंग है उसमें ही उसको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना, ये भी हमारी आरटी एक्ट 2009 कहता है। ऑप्शन में मातृभाषा आए तो वही टिक करना है। ठीक है, आगे एक और बात है कि स्कूल कितनी रेंज में होना चाहिए, तो 1 से 5 तक की बात है। 1 से 5 तक की बात है, यानी प्राइमरी लेवल की बात है। वो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है। ठीक है ना, विद्यालय से दूरी घर की कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो आगे स्कूल में हाँ है इतने स्कूल। ठीक है, चलो आगे। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक कमेटी होती है, उसको कहते हैं एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एसएमसी कमेटी होती है उसका अध्यक्ष कौन था? उसके अभिभावक ही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, गार्जियन से ही अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, है ना, विशेष आवश्यकता वालों बच्चे के लिए जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। याद रखना है समावेशी शिक्षा। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखो, ये कह रहा है कि 2009 के क्रियान्वयन के बाद में कक्षा कक्ष के अनुसार अधिक समझाती है। जो कक्षा कक्ष है वो अधिक समझाती, इसका अर्थ ये है कि 6 वर्ष का बालक है वो कक्षा 1 में पढ़ रहा है, 7 वर्ष का बालक वो कक्षा 2 में पढ़ रहा है, 8 वर्ष का बालक कक्षा 3 में पढ़ रहा है। अगर कोई बालक 8 वर्ष का है, एडमिशन लेने जाता है, तो उसमें 1 में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसको 3 में ही दिया जाएगा। इसलिए कक्षा 3 में समान आयु के सभी बच्चे होंगे, कक्षा 2 में समान आयु के सभी बच्चे होंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो उसमें बच्चे झिझकते नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये समझाती हो गया कब से? आरटी एक्ट 2009 के आने के बाद। आगे बात समझ में नहीं आ गई? नेक्स्ट देखिए, देखो जो दिव्यांग बच्चे हैं, अधिक आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी जो आयु हमने पहले पढ़ी थी सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये 18 वर्ष कर दी गई है। कहाँ तक है? 18 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक का प्रावधान है। ठीक है ना, तो ये तो आपकी सारी थ्योरी होगी। इसके अलावा सीटेट के लिए आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये सफिशियंट है। ठीक है ना, समझ में आ गए? ये सीटेट एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशियंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, पीवाई कीज कराऊंगा और इसमें से जो थ्योरी में से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे वो आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी, कैसा लेक्चर लगता है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो चैनल है इसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा सहायता हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा मेरा भी और आपका भी। ठीक है, और चैनल पर अगर मेरे दोस्त नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। रोजाना क्लास चल रही है तो रोजाना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, आरटी एक्ट 2009 के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आंसर सहित, क्वेश्चन के आंसर सहित पीडीएफ मिल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए वीडियो देखने के